जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में आप लोग जो आपकी तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है कि सारे कोचिंग संस्थान सब कुछ बंद है उत्तराखंड के अंदर, फिर भी आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे ऑनलाइन माध्यम से लगे हुए हैं या अपनी किताबों के माध्यम से लगे हुए हैं। तो आप सभी की जो हिम्मत है, जो आपकी प्रतिबद्धता है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, वैसे तो जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ पर, ये सुबह ही आप लोगों के बीच अपलोड हो जानी थी। जो फिजिक्स का वीडियो था उसके साथ ही इसको मैंने सम्मिलित कर किया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये वीडियोस मेरे हाथों से डिलीट हो गई थी जब मैं इसको एडिट कर रहा था। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो आपका फिजिक्स का ही वीडियो वो तो रह गया, लेकिन जो ये वाला पार्ट था, जो सिलेबस डिस्कशन था, वो छूट गया। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, क्या ना पढ़े, क्या पढ़े, समय कम है और कंटेंट बहुत सारा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं उन्हीं सभी प्रश्नों के आप लोगों को यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियोस को पूरी देखेगा उसको यहाँ पर बहुत सारे लाभ मिलेंगे। एक तो उसे ये पता चलेगा कि एग्जिट में हमने किन टॉपिकों के ऊपर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी को हमने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, सारी की सारे चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ। 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, देखिए, जो यूके ट्रिपल एससी है, जो आयोग है, उसने आपको बोला कि क्लास, ठीक है, क्लास 9th का साइंस पूछा जाएगा। क्या बोला? क्लास 9th का साइंस पूछा जाएगा। और आपसे ये भी कहा कि क्लास 9th के साथ साथ 10th का साइंस पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि बात क्या बोली आयोग ने कि क्लास 9th और 10th का क्या पूछा जाना है, साइंस पूछा जाना है। क्लियर है? अब आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि साइंस के अंदर नाइन्थ में क्या क्या चीज़ आती है। एक तो फिजिक्स आता है, दूसरा केमिस्ट्री आता है, और तीसरा आपका आता है बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ता है, पर्यावरण को भी देखना पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया? फिजिक्स से आपसे पूछा जाना है, केमिस्ट्री से आपसे पूछा जाना है, और बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से 9th का जो साइंस है उसके अंदर आपसे पूछा जाना है। क्लियर है? 10th की अगर हम बात करें, 10th से भी सेम चीज़ होगी। आपसे फिजिक्स पूछा जाएगा, आपसे केमिस्ट्री पूछा जाएगा 10th का, और आपसे पूछा जाएगा बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फिजिक्स के 9th के उन टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आप लोगों से पूछे जाने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिजिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं 9th के, उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है गति। ठीक है, पहला टॉपिक आपके पास क्या है 9th में, वो है गति टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखना आप। और गति को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? मोशन। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में नोट डाउन करना, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में नोट डाउन करना। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? मोशन है। थोड़ा ब्राइटनेस मुझे लग रहा है ज़्यादा है। अब थोड़ा ठीक होगा। यानी कि जो पहला चैप्टर है वो क्या है? गति। एक चैप्टर आपका ये हो गया, गति आपने पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। दूसरा जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको बल व गति के नियम। बल व गति के नियम पढ़ना है, यानी कि फोर्स एंड यहीं पर लिखता हूं मैं इसको। ठीक है, क्या पढ़ना है? दूसरा फोर्स एंड
लॉज, लॉ ऑफ मोशंस, लॉ ऑफ मोशन करना, ठीक है। क्या पढ़ना है? बल व गति के नियम पढ़ना है, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। तीसरी चीज, तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण है यानी कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में आपने पढ़ना है। ये आप इन टॉपिक से, गति हो गया, बल व गति के नियम हो गए, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन हो गया, और जो चौथा चैप्टर है आपका 9th में, कार्य तथा ऊर्जा, यानी कि वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर आपने पढ़ना है। क्लियर है? उसके अलावा आपने एक और चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है ध्वनि, यानी कि साउंड। यानी कि टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है, 5 चैप्टर है आपके किसके अंदर? ये 5 चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के अंदर 9th क्लास के। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को आप लोग यहाँ पर देखना कि केमिस्ट्री के अंदर आपसे 9th से क्या क्या जो टॉपिक हैं, जो आपके चैप्टर हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आने हैं। पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। क्लियर है? हमारे आसपास के पदार्थ आपसे पूछा जाना है, ये चैप्टर आएगा, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर हो गया। यानी कि कुल मिला के हमने जो नेचर बोलते हैं, जिसको सब्सटेंस, जो हम सब्सटेंस बोलते हैं जिसको, उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज़, दूसरा जो चैप्टर है, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है। यानी कि कुल मिला के ये भी क्या बोल रहा है कि नेचर के, उसके पदार्थ, सब्सटेंस के बारे में ही पढ़ना है, पदार्थ शुद्ध है। तो पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो सेम ही है लगभग। तीसरा और महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है परमाणु एवं अणु, एटॉम एवं एंड मॉलिक्यूल, ये चैप्टर हमने पढ़ना है। और चौथा चैप्टर है आपका परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 4। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है, यानी कि 2 चैप्टर आप एक ही मान लीजिए, पदार्थ है हमने पढ़ चुके हैं। परमाणु एवं अणु, ठीक है, परमाणु एवं अणु भी हम पढ़ चुके हैं। और परमाणु की संरचना हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना है किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यानी कि 9th क्लास से हमारा सिर्फ कौन सा चैप्टर बचा है? चौथा चैप्टर बचा है, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आती है बात बायोलॉजी की। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी का जो सिलेबस है 9th का, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग देखना। देखिए बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में बोला गया है जीवन की, पहला चैप्टर जीवन की इकाई। आप सबको पता है जीवन की इकाई क्या होती है। जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो है सेल, यानी कि सेल के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? और सेल के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो दिया है ऊतक, यानी कि टिश्यूज, टिश्यू के बारे में हमने पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक को हमने यहाँ पर पढ़ना है। चौथा जो टॉपिक है
वो है बीमारी के बारे में। हम बीमार क्यों होते हैं, ये टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। और पांचवा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संपदा, यानी कि नेचुरल रिसोर्स। उसके अलावा छठा एक टॉपिक है जो इन्वायरमेंट का है, वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। क्लियर है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो इतने टॉपिक हैं बायोलॉजी के अंदर, और ये पूरा का पूरा हो जाता है किसका, 9th का। ठीक है, तो टोटल आप लोग ले लीजिए कि 5 चैप्टर हो गए आपके फिजिक्स के अंदर, 4 चैप्टर यहाँ हैं आपके केमिस्ट्री के अंदर, और 6 चैप्टर हैं आपका बायोलॉजी और किसको मिला के, इन्वायरमेंट को मिला के। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम क्लास 10th का यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्लास 10th के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरा जो यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, यानी कि सीधी बात है कि हमने किसके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखता हूँ मैं, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है आप लोगों के इम्पोर्टेंट, वो है विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है वो है चुंबक। ठीक है, मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो 5 टॉपिक 10th की फिजिक्स में भी है। ऊर्जा के स्रोत, इसका नाम है रिसोर्सेज, अंग्रेजी में कहेंगे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बस इतना जो है, ये जो 5 टॉपिक हैं ये हमने किसके अंदर पढ़ने हैं, ये पढ़ने हैं हमने 10th क्लास के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें क्या है समझ में आ गई होगी। तो मेरे को लगता है कि जो ये सामने वाला बल्ब है इसको मैं बंद करके देखता हूँ थोड़ा। जो ये चमक रहा है इसकी चमक बंद हो जाएगी। अब थोड़ा सा जो चमक रहा था उधर, ठीक है, वो नहीं चमकेगा। तो देखिए आप लोग 5 टॉपिक ये हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की बात हम करें। इधर ही कहीं केमिस्ट्री को देख लेते हैं। ठीक है,
तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो हमने 10th के अंदर पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये हमने पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है वो है अम्ल एवं क्षार व लवण। ठीक है, यानी कि एसिड हो गया आपका, बेसिक हो गए, बेसिस हो गए आपके, ठीक है, एंड साल्ट्स हो गए आपके, ठीक है, लवण हो गए आपके। उसके अलावा आपको पढ़ना है तीसरा जो चैप्टर है, यहीं पर लिख लेता हूँ मैं, तीसरा जो चैप्टर है वो पढ़ना है आपको धातु एवं अधातु वाला, मेटल एंड नॉन मेटल वाला। देखिए दोस्तों, हम भले कछुए की चाल में चलेंगे, लेकिन जो हमारी मंजिल होगी वो बिल्कुल जो स्टाइल होगा उसके तक पहुंचने का, और जो हम पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है, वो हम एक खरगोश की तरह वहां पर विराजमान रहेंगे। ठीक है, तो धातु एवं अधातु। उसके अलावा चौथा जो चैप्टर है वो है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर रहेगा आपका। और अगला जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री के अंदर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, आवर्त वर्गीकरण जिसको आप बोलते हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बस ये जो टॉपिक्स हैं ये हमने पढ़ने हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ने हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या बातें हमने करनी हैं। तो बायोलॉजी का आप लोग देख लीजिए। बायोलॉजी में आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ना वो है जैव प्रक्रम, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस। अगला जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है नियंत्रण एवं समन्वय वाला। उसके अलावा हमने पढ़ना है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर हमने पढ़ने हैं। उसके अलावा हमने पढ़ना है आनुवांशिकता के बारे में, जेनेटिक्स आपको जिसको बोलते हैं आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, इस चैप्टर को हमने पढ़ना है। उसके अलावा हमने पढ़ना है हमारा पर्यावरण, यानी कि आवर इन्वायरमेंट। क्लियर है। और लास्ट जो हमने पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर वो पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओगे आप लोग।
ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप लोग एक बार क्या करो, इसका पूरे का जो यहाँ पर मैंने बताई है चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्लियर है, जिससे आप लोगों को क्या हो, ये पूरा का पूरा एक फ़ोटो आप लोगों के पास रहे और चैप्टर आप लोगों को ध्यान रहे। हो सकता है तो अच्छा रहेगा कि आप लोग इनको एक वाइट पेज पे लिखिए और लिखकर इनको देखिए कि आप लोगों ने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं और क्या आप लोग अब करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि अब थोड़ा सा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लें कि किस तरीके से हमने अब जो आने वाले 10 दिन हैं उनमें चीज़ों को करना है। ठीक है, तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं, जितने भी ये आपके चैप्टर हैं, इनको पढ़ने में आप लोगों ने किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं रखनी है। समय कम है और इस कम समय में हमें ज़्यादा आउटपुट निकालना है। तो देखिए आप लोग, गति बल, अभी देखो अभी फिजिक्स की सिर्फ एक ही क्लास आई है और वो क्लास सिर्फ, देखिए सबसे पहले हम 9th फिजिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम 9th फिजिक्स को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हम करेंगे इन 10 दिनों के अंदर काम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अभी सिर्फ फिजिक्स की एक ही वीडियो आई है और उस वीडियो के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है फिजिक्स का। ठीक है, और यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो मैंने इसलिए पढ़ाया आप लोगों को कि जो ये आगे 5 चैप्टर जो 9th के हैं और 5 चैप्टर, ठीक है, 10 चैप्टर जो ये हैं दोनों के, ठीक है, दोनों क्लासेस के, ये समझ में आ सके, क्योंकि वही एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी हेल्प करेगा उन सभी चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो अब देखिए गति, बल व गति के नियम, फोर्स, ठीक है, ये जो चैप्टर हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, लगभग एक वीडियो इसका आएगा और एक वीडियो इन तीनों का मिलकर आएगा। 1 2 3 1 2 दो वीडियोस आप लोगों के बीच आएंगे 9th की जो ये फिजिक्स है वहाँ से। अब और वैसी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 टोटल 4 वीडियोस लगेंगे किसको ख़त्म होने में, कंप्लीट होने में, फिजिक्स को। ठीक है, 2 9th वाले पार्ट से और 2 आएंगे आपके 10th वाले पार्ट से। क्लियर है, हो गया इतना। अब बचती है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, 4 वीडियोस आप लोग साइड लिख लो, 4 वीडियोस। ठीक है, 4 वीडियोस। उसके अलावा अब आपका बचता है कौन सा, केमिस्ट्री वाला पार्ट्स। तो केमिस्ट्री वाले पार्ट्स में हम लोग पदार्थ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अणु परमाणु भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा परमाणु की संरचना वाला। ठीक है, परमाणु की संरचना वाला चैप्टर आएगा और ये चैप्टर क्या होगा, ये सिंगल ही आएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एक वीडियो यहाँ से हो गया। उसके बाद एक वीडियोस आएगा आपका इसको, जो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अम्ल एवं क्षार लवण वाला जो है, इसको मिला के आएगा, इन 2 चैप्टर को मिलाएगा, यानी कि एक यहाँ से 2। और धातु एवं अधातु वाला एक वीडियो आएगा अलग से। ठीक है, और एक वीडियो इसका आएगा और एक वीडियो इन दोनों का मिलकर आएगा, कार्बन एवं उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि 1 2 3 4 वीडियोस। ठीक है, 4 वीडियोज आप लोगों के बीच आएंगे किसके, केमिस्ट्री के। 4 वीडियोज हो गए। अब बारी आती है फिजिक्स की कि बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी के अंदर क्या होगा। तो बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा सिलेबस है बाबा। ठीक है, तो 4 दिन 4 वीडियो का, 4 वीडियो इसकी और 4 वीडियो इसकी, मतलब है कि 4 + 4 8 दिन तो बाबा सीधा किसने खा लिए, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री ने खा लिए। ठीक है, आने वाले 8 दिन जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री ने खाए। अब जो टाइम बचा वो किसके लिए है, वो बायोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, तो टिश्यू सेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी कल, और कल ही आपका हो जाएगा टिश्यू भी ख़त्म। ठीक है, जीवन जो सेल है वो और उत्तक है, ये कल की क्लास में आप लोगों का फिनिश हो जाएगा। क्लियर है।
दूसरी बात, अब क्या बचता है, ठीक है, अब इसके बाद जैव विविधता बचती है यहाँ, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बचती है, और यानी कि इन्वायरमेंट वाला भाग बढ़ता है। तो इसका पूरा का पूरा वीडियो इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये सारा इन्वायरमेंट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैव प्रोसेस, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता, इसका अनुवांशिकता का एक अलग से चैप्टर आएगा, ठीक है। तो यानी कि एक वीडियो इन सब का और आएगा, एक कल आना ही है, एक हो चुका है, ठीक है, और एक इन 3 चैप्टर का, ठीक है, और एक इनका। तो लगभग मैं मानता हूं कि 5 वीडियोस, 4-5 वीडियोस आप लोगों के आएंगे, किसके, अभी बायोलॉजी के, जहां तक मुझे लगता है जितने में कंप्लीट होगा, ठीक है। एक कल आएगा और उसको छोड़ के 4 वीडियोस और आएंगे, ठीक है, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट को मिला के, लेकिन यानी कि सिर्फ क्या है, 13 वीडियोस के अंदर, ठीक है, 13 वीडियोस के अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर क्या मिल जाएगा, ये कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि सर 9th और 10th की एनसीईआरटी में तो नोट्स फॉर्म में नहीं है, ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, किस तरीके से नोट्स बनाएं। तो आप लोगों को अगर हो सकता है, ठीक है, अगर हो सकता है तो आप एनसीईआरटी को रीड मारिए, ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो ये जो क्लासेस मैं आप लोगों के बीच अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे एक दिन में एक क्लास देता हूँ आप लोगों को, तो इसके आप अच्छे से नोट्स बनाए, तो वही सारा का सारा जो मिल रहा है ना आप लोगों को, ये एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, ये 9th 10th का ही है जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन बट क्या है, जो कंटेंट में है, जो कंटेंट में बात है, जो कंटेंट में दम है, कंटेंट क्या है कि 10 के लेवल से 10th क्लास का जो लेवल है उससे ऊपर है, और जो 12th क्लास और 11th क्लास होती है उसके नीचे का है, ठीक है। तो यानी कि जो ये कंटेंट है ये 10th की क्लास और 11th की क्लास को जोड़ने वाला एक लिंक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो जनरल साइंस का, कहीं पर भी पूछा जाता हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। अगली बात, अगला काम क्या करना है आप लोगों ने, हो सके, अब देखो उत्तराखंड में तो वन दारोगा का पेपर अभी तक हुआ नहीं, ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है, हो सकता है आपके पास मॉडल पेपर हो, तो आप नेट से क्या करना कि नेट से जितने भी एग्ज़ाम्स के में देखना, आप हिमाचल का देख लेना, यूपी का वन दारोगा का सर्च कर लेना, मध्य प्रदेश का कर लेना, ठीक है, तो वहाँ के पेपर 4-5 पेपर को आप सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वन दारोगा जो है उसमें प्रश्नों की प्रकृति जो होती है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लियर है, ये काम करना है। दूसरा, आपके पास 45+ जो सॉल्व पेपर होता है यूकेएसएससी के, उसमें सारे पेपर रहते हैं, एक बुक है, उसमें जितनी भी एग्जाम में साइंस पूछी गई है उन सारे प्रश्नों का आप एक अलग संलग्न कीजिए, ठीक है, एक अलग संकलन कीजिए उनका, ठीक है, जितने भी लगभग 450-60 क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है, तो उनको आप लोग लिख लीजिए और उनको पढ़ते रहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, चेकआउट भी करना, ठीक है, आप लोग साइंस का चेकआउट जरूर करना, ठीक है, उस बुक को लेना। जो मैंने 4-5 क्लास करा ली ना, 4-5 क्लास करा ली, मेरे को भी नहीं पता कि क्या पूछा उन क्लासेस में, ठीक है, और उन क्वेश्चन पेपर में आप लोग क्या करना, चेकआउट करने के लिए देखना जरा सा कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाए हुए में से क्या आपको वहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न देख के मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल एकदम सही आदमी के साथ हो, ठीक है। सही आदमी बोलने से नहीं होता, मैं बोल दूं आप लोगों को यार मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं पढ़ाता, मेरे जैसे कोई कंटेंट नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं है यूट्यूब, अरे मेरे से कई पढ़ रखे यार, ठीक है, धुरंधर लोग हैं, मुझसे विद्वान लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये पता करना किसका काम है, ये पता करना आपका काम है, ठीक है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, कि क्या हमें आपको आउटपुट मिलना चाहिए ना, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता यार क्लास कैसे बोर्ड पे हो रही है, क्लास एक डिजिटल बोर्ड पे हो रही है या वाइट बोर्ड पे हो रही है या ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन जो उस क्लासेस के अंदर आप लोगों को मटेरियल मिल रहा है ना वो कैसा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए आप लोग क्या करना, आप लोग देखना, टटोलना पुराने प्रश्न पत्र कि क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनमें से जो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ाए उनमें से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कल मैं बायोलॉजी के अंदर आपको सेल पढ़ाऊंगा और टिश्यू पढ़ाऊंगा ना, तो
आप कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो 9 पेज हैं, उसमें 9 पेज हैं, सिर्फ 9 पेज में पूरा टिश्यू खत्म है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब शुरू कब खत्म हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए सही है, लेकिन वहां पर उस तरीके से नहीं दे रखी है चीज़ें, ठीक है। उस तरीके से डीप में चीज़ें नहीं दे रखी है जहां से प्रश्न बनने की क्या रहती, संभावनाएं रहती। तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ना पहले, लेकिन इन क्लासेस को पढ़ने के बाद। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें जितनी मैंने बताई वो सारी की सारी समझ में आ गई होगी। बस यही करना। अब देखो, अब मैं आप लोगों को, ठीक है, अब आप लोग ध्यान रखना कि जो ये 10 दिन है, इस टाइम पे आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। एक टाइम टेबल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को हल्का सा, ठीक है। आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आप लोग एक नियम बना लीजिए कि कम से कम 10 से 12 घंटे, ठीक है, 10 से 12 घंटे मैंने क्या करना है, अपनी स्टडी को देना। अगर आप लोगों ने ये नियम बना लिया तो आप लोगों को नहीं रोक सकता है कोई, ठीक है। आप लोग इस तरीके से अपना नियम बनाइए। 8 जब भी आप उठें, 7 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, कभी भी उठते हो, ठीक है, कभी भी उठते हो, तो लगभग आप लोग एक स्लॉट बनाइए, स्लॉट बनाइए कि सुबह के टाइम मुझे कितने बजे से पढ़ना है, 8 से लेकर 1 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। 5 घंटे आप लोग यहाँ निकालिए। उसके बाद 1 से 4 आप बिल्कुल आराम कीजिए, कोई आपके माइंड को भी थकान लगी रहती है, उसको आराम दीजिए। उस 1-4 के बाद स्लॉट सेकंड में, ठीक है, आप लोग पढ़िए, किताब खोलिए और 4 से 7 बजे तक का टाइम बनाइए अपने पढ़ने का। फिर 7 से 8 आप लोग, पता है 7 बजे रात पड़ती है आजकल, ठीक है, 8 बजे रात पड़ती है, तो 7 बजे घूमे, 7 से 8 घूमे। फिर तीसरा स्लॉट बनाइए, ठीक है, स्लॉट बनाइए कि क्या करना है, अब 8 से 12 तक पढ़ना है और 12 बजे अपना सो जाए। तो यानी कि 4 घंटे आपके पास यहाँ से आ रहे हैं, 3 घंटे आपके पास यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और 5 घंटे आपके पास यहाँ से आ रहे हैं। तो 7 + 5 = 13 आवर्स, ठीक है। एक दिन में आपको स्टडी करने के लिए 13 घंटे आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो तो सारा का सारा जो मैटर है ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यार, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने ये चीज़ें की है। अब देखो, मेरे को भी टफ लगती थी ये चीज़ें, ठीक है। सच बताऊं आप लोगों को कि जब हम एकेडमिक नॉलेज लेते थे तो उस टाइम इन चीज़ों को उतना सीरियस नहीं लेते थे, ठीक है। सिर्फ काम इसलिए करते थे, ठीक है, और कि टीचर की मार पड़नी है, जब 9th-10th में होते थे क्लास में, ठीक है, कि टीचर की मार पड़नी है, टीचर डांटेगा, टीचर बेइज्जती करेगा, इसलिए सीधा लिखते थे जो दूसरे की कॉपी लेके, या जो लिखाया रहता था गुरुजी ने, बस कोई समझने से वो चीज़ें नहीं रहती थी। लेकिन जब इन चीज़ों को आप लोग ऐसा समझोगे ना, अपने आम जीवन से रिलेटेड करके सोचोगे, ठीक है, कभी कभी दिमाग झुन हो जाता है, ठीक है। मैंने भी पहली बार बायोलॉजी पढ़ी 2019 के अंदर और बहुत इंटरेस्ट जगा, क्योंकि मैं पीसीएम ग्रुप से था, ठीक है। मैथ थी मेरी 11th-12th में, और 9th-10th में तो याद भी नहीं था मुझे कि क्या क्या होता बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इतना इंटरेस्ट जागा कि यार एक कोशिका है और उसके अंदर इतनी सी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कि 10 की घात -6 मीटर तो उसका साइज है, और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसी है, तो दिमाग झुनसा हो गया था उस टाइम पे, ठीक है, सोचने के लिए मजबूर हो गया था। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब क्या है यार, सीधा हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, और सीधा बात है कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है और अपने बारे में पढ़ना है, तो कितना इंटरेस्ट जागता है। तो अपने अंदर इंटरेस्ट जगाए, ठीक है, पढ़ाई को बोर मत समझिए। अगर आपने पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगा लिया तो सीधी सी बात है कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। सीधा फॉर्मूला है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कि आप लोग कुछ मत करना, ठीक है। 8, 12, 13 जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन पर अपनी कमांड अच्छे से बनाएं और एग्ज़ाम में हो जाएगा। और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें अगर आप रह गए तो वो आपका लक है, ठीक है, मेरा लक है। उसमें लक जो 1-2% से रह गए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगली बार मेहनत करना, फिर अंदर हो जाओ, कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन अभी जाना, तैयारी में जाना, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उस योद्धा कर्ण की तरह लड़ते रहना, तीर लगते रहे, लेकिन
फिर भी अपना जो युद्ध स्थल है उसे मत छोड़ना, ठीक है। तो बस इतनी सी बातें थी दोस्तों आज के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। इन जो मैंने ये टॉपिक्स बताए इनको आप लोग अच्छे से लिख लेना और चिपका देना अपनी दीवार पे, और करना कि आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, कल मैंने ये कंप्लीट कर लिया, परसों ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंजॉय के साथ पढ़िए। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो।